कोरियोग्राफी तक का सफ़र कैसा रहा? आई थिंक मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। एज अ किड मुझे ना वो अटेंशन सीकिंग बहुत पसंद था। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको करने से शायद लोग मेरे को देखेंगे। आपके हिसाब से डांस ने आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या लाया? प्लीज हम कुछ भी करें पर लाइफ में ये तो नहीं करेंगे। जो लोग शर्मीले होते हैं या स्टेज से डरते हैं, क्या डांस उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद कर सकता है? कोई भी वो कर सकता है या फिर एज बाउंड्री तो नहीं है ना ऐसा कोई? नो, आई डोंट थिंक सो। सो यू जस्ट एक्सपीरियंस दैट। यस, ट्रू दैट। जब आप एक नई कोरियोग्राफी बनाते हैं तो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? सर डांसिंग में भी बहुत सारी सब फील्ड्स है। क्या आपको लगता है कि वायरल होना और टैलेंटेड होना दोनों अलग चीज़ें हैं? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वायरल हो जाते हैं बट एक्चुअली टैलेंटेड नहीं होते। जस्ट पुट योर वाई। क्यों करना है तुम्हें? दोज आर ओनली रियल डांसर्स। वन डांसर यू एडमायर द मोस्ट राइट नाउ? यस। Right now, she is an international artist. One word that defines dance. पूजा बोल सकते हो। मोहिनी का डांस इजी नहीं है ब्रो। आर्ट है आर्ट। हेलो एवरीवन, आज का जो पॉडकास्ट है जो गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है। एक डांस कोरियोग्राफर है जिनको अप्रोक्स 15-16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं लगभग 4-5 मंथ से इनके साथ काम भी कर रहा हूँ शूट से रिलेटेड। तो ऐसे डांस से रिलेटेड, कोरियोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आज हमें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे नई चीज़ें हैं जैसे जिनको डांस में अपना कैरियर बनाना है, जो कोरियोग्राफी कैरियर बनाना है, तो उस फील्ड से रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज हम जिस पर बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले, सागर लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूँगा कि डांस से आपका प्यार कैसे शुरू हुआ और कोरियोग्राफी तक का सफ़र कैसा रहा? इनिशियली ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। जब आई थिंक मैं गॉड गिफ्टेड हूँ डांस को लेकर। तो जब मैं छोटी थी तो मेरी एक कज़िन सिस्टर है, मेरी मासी की लड़की है, वो ना बहुत अच्छी डांसर थी। वो बहुत अच्छी डांसर थी। तो वो कभी कभी फैमिली फंक्शंस होते थे या ऐसा था तो वो बेसिकली उसको सब चूज़ करते थे कि तू डांस करके दिखा। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट कि अगर गेट टुगेदर हो रहा है फैमिली में तो वो परफॉर्म करती थी। एंड जब वो परफॉर्म करती थी तो एवरीवन यूज्ड टू क्लैप सो मच एंड प्रेज हर सो मच कि वाह तू क्या मस्त कर रही है एंड ऑल। तो इनिशियली मैं जब बच्ची थी, किड, एज अ किड मुझे ना वो अटेंशन सीकिंग बहुत पसंद था। तो तब से वो मेरी इंस्पिरेशन बनी। यानी मेरी मासी की लड़की जो डांस करती थी उसको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिला कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको करने से शायद लोग मेरे को देखेंगे एंड जानेंगे और मुझे प्रेज करेंगे। तो इनिशियली वो वैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद मिड स्टेज में जब करियर सिलेक्शन की बात आई तो आई वॉज गुड एट एवरीथिंग। मतलब शायद आप एकेडमिक में पूछ लो या स्पोर्ट्स में पूछ लो या आर्ट्स में पूछ लो, आप मुझे जो भी दे सको मैं सब कुछ कर सकती थी। वाह। तो मिड स्टेज में फिर मैंने डिसाइड किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं अगर लाइफ टाइम भी करूँगी ना तो मेरे को बोरियत नहीं आएगी। तो वो डांस था। तो फिर मैंने प्रोफेशनली डांस सिलेक्ट किया एंड नाउ लकीली आई एम ओनिंग 2 ब्रांच इन सूरत। सो नाइस। एज आई कैन सी यू हैव 2 स्टूडियो choreography. This is the second one where we are shooting this podcast. Yeah. And to be honest, मैं मैम के साथ लगभग 4-5 मंथ से हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है मैम से। मैं ऑलरेडी पहले भी बोलता हूँ मैम को कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो मैम से भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर मैंने मतलब बहुत कुछ सीखा है और सीख भी रहा हूँ साथ में। सो नेक्स्ट वन, आपके हिसाब से डांस ने आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या लाया? ओह नाइस, दैट्स ह्यूज। आई थिंक मेरी पर्सनालिटी सबसे बड़ी जो अगर मैं अभी भी ग्राउंडेड हूँ या मेरी जितनी भी विजडम है, मेरी जो पर्सनालिटी, मेरा कैरेक्टर है, आई थिंक वो डांस से ही बिल्ड हुआ है। सो आई कैन से कि द होल मी
इज़ गिवन बाय डांस। तो डांस की ही वजह से मैं बहुत सारे लोगों से मिली, उनसे जैसे आप बोल रहे हो कि आप लोगों से सीखते हो, Yes. वैसे मैंने भी बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद ना सीखा है क्या करना चाहिए, उसके ऊपर क्या नहीं करना चाहिए। मतलब मोस्ट ऑफली लोगों से सीखते भी है और लोग कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं कभी कभी जिनमें से हमें ये पॉइंट मिल जाते हैं कि एटलीस्ट हम कुछ भी करें पर लाइफ में ये तो नहीं करेंगे ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक आई कैन से कि मेरी जो भी विजडम है या एज अ पर्सन व्हाट आई एम या हु आई एम, दैट इज गिफ्टेड बाय डांस, सो आई कैन से या। ओके, नाइस। जो लोग शर्मीले होते हैं या स्टेज से डरते हैं, क्या डांस उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद कर सकता है? डेफिनेटली। ऐसे मैंने भी नोटिस किया है, नॉट ओनली डांस, मतलब बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं तो लोगों को करना चाहते हैं, उनके माइंड में होता है करना चाहते हैं। जैसे डांस पर हम बात करें तो डांस से रिलेटेड, तो अगर कुछ ऐसे पर्सन हैं वो करना चाहते हैं, थोड़े शर्मीले होते हैं, उनके माइंड में ये रहता है कि यार अगर मैं 4 लोगों के सामने डांस करूँगा, कोई स्टेप गलत हो गया या फिर ऊपर नीचे हो गया, फिर क्या जज करेंगे, और थोड़े शर्मीले होते हैं कि करूँ या ना करूँ। तो ऐसे लोगों के लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि डांस आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्पफुल 110% रह सकता है। रीज़न इज़ जो भी काइंड ऑफ शाई पर्सन होते हैं ना, व्हाट दे यूज टू डू इज़ टू हाइड। वो ना छुपते हैं, नॉट इवन लोगों से बट सिचुएशन से या किसी न किसी तरीके से वो कभी भी लोगों के सामने आना नहीं चाहते। तो वो इनका फियर है जिन पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बट मोर देन दैट, अगर वो डांस को सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनको प्रोफेशनली ही डांस करना है, बट अगर उनको अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है ना, तो वो डांस को अपना फर्स्ट स्टेप बना ज़रूर सकते हैं। रीज़न क्योंकि डांस एक ऐसा आर्ट फॉर्म है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। मतलब उसमें आप अगर एक स्टेप भी करेंगे ना तो लोग आपको तब भी देख रहे हैं, right. आप भूल रहे हो तब भी देख रहे हैं। इन एवरी सिचुएशन यू आर एक्सपोज्ड देयर, वहाँ पे आपको छुपने की जगह है ही नहीं। right. तो और होता भी क्या है, जब आप डांस सिलेक्ट करते हो, जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वाइल परफॉर्मेंस आप ना आजू बाजू की चीज़ें भूल जाते हो, आपको पता ही नहीं होता है कि व्हाट अदर पीपल थिंकिंग देयर और व्हाट हाउ मेनी पीपल आर देयर। तो जब आप परफॉर्म करते हो आपका पूरा माइंड एंड बॉडी कंप्लीटली सोलली आई कैन से कि वो आपके साथ ही है, आपका बहुत पर्सनल मोमेंट होता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो। तो आई थिंक डांस आपको 110% अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आप डांस को ज़रूर ऑप्ट आउट कर सकते हो एज योर फर्स्ट स्टेप। फिर आप किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो आपको आई थिंक कॉन्फिडेंस को लेके इतना डबल डाउट नहीं आएगा या क्वेश्चन नहीं आएंगे कि हाउ आई एम गोना डू इट और हाउ आई एम गोइंग टू गिव प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ 1000 ऑफ पीपल, बिकॉज वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बार बार वो चीज़ों को फेस करेंगे, लोगों को फेस करेंगे या वो जजमेंट्स को फेस करेंगे, तो आपको वो आदत हो जाएगी। फिर लोग क्या बोलते हैं आपको उसको लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। राइट। एंड एक चीज़ आपके थ्रू मतलब जानना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर किसी को एज ए कैरियर ही लेना है डांस, तो उनका एक एज होता है, चलो आई एम 18 या फिर 20-25 हम शुरुआत कर सकते हैं, हमारा ये एज है। बट अगर नॉट ओनली कैरियर, अगर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, जैसे हमने बात किया, तो उस पर जैसे कि ज़रूरी नहीं है एज अगर 20 है, 25 है, 30 है, कोई भी वो कर सकता है या फिर एज बाउंड्री तो नहीं है ना ऐसा कोई? नो, आई डोंट थिंक सो। एज बाउंड्री इज आई थिंक क्रिएटेड बाय द सोसाइटी who just don't want you to win। ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आसपास के लोगों को जीतता हुआ नहीं देखना चाहते। तो आई थिंक वो बोल सकते हैं कि भाई आप इस एज के लिए ही होता है, अब तो आपका टाइम निकल गया है एंड व्हाट सो मच, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी बोलते हैं नेगेटिव की जिससे हमारा मोटिवेशन की जगह हम डीमोटिवेट ज़्यादा होते हैं आई थिंक। बट मेरे हिसाब से डांस की कोई एज नहीं होती, आप कभी भी कर सकते हो। और एंड नाउ अभी तो इतना ज़्यादा डांस वायरल हो चुका है कि आप देखते ही होंगे इंस्टाग्राम पे कि एवरीवन इज गोइंग आउट देयर टेकिंग वर्कशॉप्स एंड परफॉर्मिंग एट देयर एज। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी 40+ है बट ना स्टिल दे आर परफॉर्मिंग एंड स्टिल दे आर गोइंग इन दैट रूम कि जहाँ पे वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं ना। यस, एक्चुअली मैं इसलिए इस टॉपिक को उठाया, मैम का 2 स्टूडियो है। एक तो
पार्ले पॉइंट पर है और सेकंड है कैनल रोड पर, गौरव नियरेस्ट। वो आपका लोकेशन जो है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा ऊपर। एंड दोनों स्टूडियो को मिलाकर अप्रोक्स 50+ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 4-5 मैम हैं। तो वो भी आते हैं। मैं स्टार्टिंग में जाता था तो बच्चों का मतलब शूट लेता था, उनका डांस परफॉर्मेंस जब कंप्लीट होता था हम शूट करते हैं उनका। तो 2-3 बार गया, फिर उसके बाद 4-5 मैम थे जिनका मैं शूट कर रहा था। मैं बोला ये मैम हो सकता है बच्चों की मम्मी है, वो आए हैं देखने के लिए, पर मुझे पता चला वो स्टूडेंट्स है, यहाँ पर सीख रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जैसा कि मैम ने बोला, एक हमें सोसाइटी वो एक बाउंड्री बना देती कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। मतलब वो लुक आउट करते हैं कि हमारा ही माइंड बैक में चला जाता है कि यार नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे देख के अच्छा लगा कि मैम कुछ लोग है कर रहे हैं, एटलीस्ट वो ये नहीं सोच रहे हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगा। उनका मन है वो करने का, वो उनसे आई थिंक उनको खुशी मिलती है उस चीज़ को करने से। एग्जैक्टली मैंने विक्ट्री जोन आई थिंक ये स्पेस बनाया ही इसलिए था कि यहाँ पे आके ना आप कोई सी भी बैटल विन कर सकते हो। मुझे वो जजमेंट फ्री स्पेस बनाने का रीज़न है, उसका नाम भी मैंने विक्ट्री जोन इसीलिए रखा क्योंकि लोग यहाँ पे आके अपनी अननोन बैटल्स फाइट कर सके। अगर मैं यहाँ पे भी आके उनको जजमेंट दूंगी, जो ऑलरेडी बाहर दुनिया दे ही रही है, तो वो लोग आई थिंक वो स्टेप लेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैंने उनको वो जगह सिर्फ प्रोवाइड करी है। व्हेन दे केम एट फर्स्ट कि वो आए थे, वो भी डरे हुए थे कि अरे यार मैम इस एज में कैसे आएगा, हम अभी शुरू कर रहे हैं, लोगों ने तो कब से शुरू कर दिया, हमारा भी सपना था बट हमारे टाइम में इतना प्लेटफॉर्म नहीं था। तो आई जस्ट टोल्ड देम कि इट्स ओके, बट देर आए दुरुस्त आए। जब भी आपने स्टार्ट करना शुरू किया, दैट इज़ योर गुड पॉइंट। तो एटलीस्ट अगर आपकी बची हुई लाइफ में आप उस चीज़ को, जो चीज़ आपका सपना था, उस चीज़ को आप अपना 10 या 50 या 30% भी दे रहे हो, तो दैट इज़ योर गुड मेमोरी। मतलब लास्ट टाइम में आपको ऐसा याद रहेगा या रिग्रेट नहीं रहेगा एटलीस्ट कि मैंने ये कभी ऑप्शन ही नहीं लिया, ट्राई ही नहीं किया। यू आर लिविंग योर लाइफ, जो आप चाहते हो वो कर रहे हो। एट द एंड में ऐसा एक नहीं रहेगा कि माइंड में यार काश कर लिया होता, यस काश कर लिया होता है, वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ होता है कि हम स्टेप ही ना लें, फिर वो काश लग जाता है। स्टेप ले, उसके बाद जो होगा ठीक है, देखा जाएगा। परफेक्ट। बिगेस्ट मिथ अबाउट डांस अभी के टाइम पर होता है ना, मिथ बन जाता है डांस को लेकर। वेरी ग्रेट क्वेश्चन। एक्चुअली डांस को लेके मीथ क्या है लोगों का, अगर मैं इसको थोड़ा डीप डाउन जाके सोच रही हूँ तो थिंग इज, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सबसे बड़ा मीथ ये है कि डांस सीखना पड़ता है। नाउ सी लिसन, दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ना डांस ना सबके अंदर होता है, सबके अंदर, बट बहुत कम लोगों में वो स्ट्रेंथ होती है कि वो उसको बाहर निकाल पाए या उसको एक स्किल्ड आर्ट फॉर्म में बदल पाए। अगर आप लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, तो बच्चा ना छोटा होता है ना, जैसे ही उसका बोन होता है, उसके थोड़े ही टाइम बाद आप कोई सा भी म्यूजिक चला दो, ही और शी विल ग्रूविंग। वो सबसे पहला आर्ट फॉर्म वो जो अट्रैक्ट करता है या वो अडॉप्ट करता है, विच इज़ डांस। यानी डांस आपके अंदर ऑलरेडी है, बट बड़े होते होते हम उसको भूल जाते हैं या अपनी बॉडी में कहीं वो खो जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी उतना मोबाइल नहीं होती है, मोबिलिटी, क्योंकि हमने एक्सरसाइज ही नहीं करते या वॉट एवर। तो आई थिंक डांस इज लाइक डायमंड, आई कैन से। वो ऑलरेडी सबके अंदर होता है, बट उसको बस सिर्फ तराशना होता है। लोगों को सबसे बड़ा मिथ ये लगता है कि डांस बहुत डिफिकल्ट है। आई डोंट थिंक सो। डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपने कभी उसको ट्राई ही नहीं किया, उसको तराशने की कोशिश नहीं की या उसको स्किल्ड आर्ट फॉर्म में चेंज करने की कोशिश नहीं की। सबसे बड़ा मिथ मेरे लिए ऐसा लगता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि डांस सीखना पड़ता है। आई डोंट थिंक सो, डांस को तराशना पड़ता है। तो मेरे लिए या मैं जब भी शूट के लिए आता हूँ आपके स्टूडियो में, तो जब शूट करता हूँ ना, अप्रोक्स अगर एक बैच में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 में मतलब 4-5 ऐसे होते हैं ना, उनको देख के लगता है कि ये डांस के लिए ही बने। उनका अगर डांस मतलब वो एनर्जेटिक है, तो उनका बॉडी देख के ही वो ऐसा लग जाता है। अभी सेम सॉन्ग पे
कुछ बच्चे ऐसे हैं जब डांस करते हैं ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि उसमें इन्वॉल्व है, तो वो देख के ही पता चल जाता है। और वो चीज़ें मैं भी कैसे मतलब फील कर पाता हूँ। मैं भी जब छोटा था, मेरा मुझसे एक जस्ट जो बड़ भाई है, चंदन नाम है उसका, तो छोटे थे ना, जैसा कि आपने बोला ना, वो हमारे अंदर होता ही, हमें वो लुकआउट करना रहता है, निकलना रहता है। Exactly. तो हम कोई भी सॉन्ग लगा के ना, बिलीव मी, डांस करते थे हमारे गांव में, घर में, सीरियसली। तो वो बाहर भीड़ लगता था लोगों को देखने के लिए। वाओ, सीरियसली, आई एम नॉट लाइंग। एक टाइम ऐसा था ना, तब हमारे माइंड में ये नहीं था लोग क्या जज करेंगे, क्या बोलेंगे, 1% ऐसा कुछ माइंड में नहीं था। कोई भी सॉन्ग लगाते थे, हम दोनों डांस करते थे, और आसपास के जो लोग होते थे ना, Wow. वो देखते थे, चलो यार साउंड बज रहा है, वो डांस कर रहे होंगे, देखते हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं अभी जब शूट करता हूँ ना, शूट करते करते मेरा मन करता है यार इसे मैं तो कर लिया करो, नेक्स्ट टाइम से क्लास में आ लिया करो, आप भी सीख लो। बट मतलब आपने वो एग्जाम्पल खुद ही आपने बोला, तो Yes. यू वर शो स्टॉपर बैक देन, बस आपने उसको थोड़ा सा और टाइम देते या उसको चांस देते तो शायद वो आप ऑलरेडी शो स्टॉपर थे उस टाइम पे। यस, वो अपने टॉपिक मतलब उठाए ना, वो जो मीट होता है, दैट्स वाई फिर वो मेरे माइंड में हिट हुआ कि नहीं यार ऐसा है। या सो यू जस्ट एक्सपीरियंस दैट। यस। ट्रू दैट। जब आप एक नई कोरियोग्राफी बनाती हैं तो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? इंस्पिरेशन, सी, जो रेगुलर डांस क्लासेस में होते हैं उसमें इतना ज़्यादा मेरा सोचना नहीं होता है, क्योंकि लोगों को जो चाहिए वही हमें देना पड़ता है, बिकॉज इट्स बिजनेस। तो वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। वहाँ पे जो ट्रेंडिंग सॉन्ग एंड ट्रेंडिंग मूव्स है वो सीधा लेके बस करवाना ही रहता है। बट येस, फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो सॉन्ग ऐसा सिलेक्ट करूं जिससे कुछ स्टोरी टेलिंग है, या जिस सॉन्ग के लिरिक्स या फीलिंग्स या इमोशंस किसी थर्ड पर्सन, या तो जो भी स्टूडेंट आ रहा है मेरे पास सीखने के लिए, उसमें से वो कुछ सीख के जाए। तो इट्स नॉट बेसिकली डिपेंडिंग ऑन मी, बट मैं दूसरों का ज़्यादा सोच के वो चीज़ सिलेक्शन लेती हूँ। तो इंस्पिरेशन मेरा, आप कह सकते हो कि रिलेटेबल सिचुएशन से आती है। ओके, दैट्स नाइस। क्योंकि हमें ये भी देखना रहता है कि अकॉर्डिंग मतलब योर डांस ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, और विद इन 1 मिनट या 40 सेकंड जो भी सिलेक्ट करते हो उसमें हम स्टोरी क्या दे पा रहे हैं। हाँ, आई थिंक मेरे लिए डांस ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई कैन से। तो जब मैं किसी बड़े अपॉर्चुनिटीज़ को पिक कर रही हूँ, या मैं किसी बहुत बड़ी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। रदर देन दैट, रेगुलर क्लासेस एंड वो सब आई थिंक लोग हॉबी के लिए करते हैं, तो उसको जितना ज़रूरी होता है उतना ही मुझे उनको देना है, ऐसा है। बट वेन एवर आई गो टू द प्लेसेस वेयर मेरे पास चांस है लोगों का नज़रिया इस चीज़ को लेके बदलने का, या अपने आप को कुछ सिलेक्टिव मोमेंट्स में ढालने का, किसी को मैं अगर ये चीज़ दे सकती हूँ, एक्सपीरियंस दे सकती हूँ लाइफ के उस पर्सपेक्टिव का, तो मैं वो ट्राई करती हूँ। मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। मुझे मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, रेदर देन जस्ट आर्ट फॉर्म। डांस मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोग किसी भी इंजीनियर, डॉक्टर्स को इतना फॉलो नहीं करते जितना एक वो आर्टिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी, मतलब अगर आप देखो तो लोगों को रणबीर कपूर बनना, रणवीर सिंह बनना, वो ये सब अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वेरी एक्सपोज्ड, राइट, वो आर्ट फॉर्म इतना एक्सपोज्ड है। तो आई थिंक अगर मेरी वजह से 2-3 लोग, एटलीस्ट 10 लोगों में भी वो चेंजेस आ रहा है, सेंसिटिवली या तो फिर इमोशनली या स्पिरिचुअली, तो आई वुड ट्राई दैट। मैं एटलीस्ट 10 लोगों का लाइफ तो पर्सपेक्टिव तो चेंज करना चाहूँगी। भले मेरे पास हज़ारों फॉलोअर नहीं है या फिर लाखों फॉलोअर्स नहीं है, बट मुझे मेरे आसपास के जो लोग हैं उसमें ऐसा चाहिए कि दे गो थ्रू नाइस प्लेसेस एंड नाइस एक्सपीरियंसेस। तो मैं उनको मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। ओके। एंड एक चीज़ ये भी है कि जहाँ तक मुझे पता है, ऐसे बहुत सारे कोरियोग्राफर हैं, जैसे कि हम टाइगर श्रॉफ को जानते हैं, रणबीर को जानते हैं, जो फ्रंट में डांस करते हैं, उनको हम जानते हैं।
बट एज ए कोरियोग्राफर जब उनको वो कोरियोग्राफी जो करते हैं Yes, बैक yes. ड्रॉप में, टू बी ऑनेस्ट वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं कोरियोग्राफर के, क्योंकि अगर वो फ्रंट में आ पा रहे हैं, वो करेक्ट चीज़ें कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरियोग्राफर्स, यस, तो बहुत सारे ऐसे कोरियोग्राफर हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, सोशल मीडिया पे देखते भी नहीं है, ऑब्वियस, बट बिकॉज ऑफ हिम हर वी कैन सी प्रॉपर डांस कोरियोग्राफी एग्जैक्टली, in प्रॉपर front of परफॉर्मेंस, stage. यस यस। Yes. तो अगर कभी आप मतलब सोशल मीडिया पे रणबीर नॉट, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उनको मतलब अनलाइक करो, ठीक है, नहीं देखो, बट अगर ऐसे कोई कोरियोग्राफर आ रहे हैं, जैसे कि अगर अभी विधि मैम आएंगे फीड पर, तो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक आर्टिस्ट होते हैं ना, वो फ्रंट से ज़्यादा मेहनत उनका बैक एंड में होता है, ट्रू दैट। जो अप्रिशिएट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, बहुत रेयरली केसेस में मिलता है। इनफैक्ट किसी प्रोडक्शन हाउस में तो ना उनका बोलते हैं ना क्रेडिट भी नहीं लिखा होता है कि कोरियोग्राफ्ड बाय दिस और दैट और हिम और हर, ऐसा। तो वो बहुत रेयर प्रोडक्शंस होते हैं जो ऐसा नहीं करते, और बहुत इम्प्रोफेशनल प्रोडक्शन मैं उनको मानूंगी अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो। खैर बड़ी स्क्रीन पे तो जितना भी कोरियोग्राफर्स होते हैं उनको तो वो चांस मिलता है, बट जो मिड स्टेज वाले हैं, यानी जो इनिशियली इस फील्ड में जैसे सारी फील्ड के सब फील्ड्स बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर्स है तो बहुत सारे टाइप के इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स भी बहुत टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, वैसे डांसिंग में भी बहुत सारी सब फील्ड्स है। तो ये जो पर्टिकुलरली इनिशियल स्टेज वाली जो फील्ड है ना, जहाँ पे आप ट्राई करना चाह रहे हो, कोई अच्छा कोरियोग्राफर है या कोई भी है जिन्होंने डांस क्लास जिसके पास है और दूसरे लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स एंड बहुत ज़्यादा क्रेडिट सीकिंग आ जाता है। काम और कोई करता है, नाम किसी और का लग रहा है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट खैर वो अनदर पार्ट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, जो और लंबा डिस्कशन चल सकता है क्योंकि वो तो बहुत लंबा है। बट या आई कैन से कि जब भी आपको मौका मिले तो जस्ट अप्रिशिएट आप अगर आर्टिस्ट को कर रहे हो, परफॉर्मर को कर रहे हो, उतना ही अप्रिशिएट आप बैकहैंड टीम को या जो भी है आप उनको भी कर सकते हो। एक्चुअली इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया क्योंकि वो चीज़ मैं भी फील करता हूँ, क्योंकि एज अ फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर, बैकएंड में हम मतलब कंटिन्यू खड़े होकर शूट करते हैं। यस यस। फिर एडिटिंग में 4-5 आवर्स जाता है, तो कभी कभी क्लाइंट ऐसे होते हैं ना कि मतलब कुछ ऐसे बोल देते हैं ना, वो उस टाइम हम रिएक्ट तो नहीं करते हैं, हर्ट होता पर है, अंदर से हर्ट होता है कि यार बैकएंड में क्या चीज़ें हुई उनको पता नहीं है। Exactly. तो एटलीस्ट आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो डीमोटिवेट तो मत करो। ये चीज़ें हैं या एज अ ऑडियंस भी बहुत सारी चीज़ें आई थिंक ऑडियंस को सीखनी चाहिए। ऐसा तो कोई सिखाता नहीं कि हाउ टू बी ऑडियंस, है ना, बट ऑडियंस भी बहुत टाइप की होती है। हाउ टू एटलीस्ट अप्रिशिएट, अगर आपको अप्रिशिएट नहीं करना है दैट्स फाइन, बट अगर आपके सामने कोई आर्टिस्ट खड़ा है तो उनको डिमोटिवेट मत करो। यस, ऐसा कुछ मत बोलो कि वो अपने आप को नीचा गिने, या तो फिर ऑलरेडी ना आर्टिस्ट होना अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ लगता है, क्योंकि जब कोई पर्सन आर्टिस्ट को फुल टाइम प्रोफेशन में चूज करता है ना, वो स्टेप लेना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबके लिए ऐसा है कि आर्ट तो फुल टाइम करियर हो ही नहीं सकता। अगर किसी को आप बोल दो कि मैं फुल टाइम डांसर हूँ, हाँ ये तो कितना ही कमा लेते होंगे, और आप इसके अलावा क्या करते हो, नहीं डांस तो मतलब हो गया, बट इसके अलावा अरे भाई मेरा यही फुल टाइम करियर है, हाउ कैन यू डू दैट, मतलब आप कैसे ये जज कर सकते हो कि अगर मैं फुल टाइम डांसिंग करियर में हूँ तो आई एम नॉट डूइंग वेल। राइट, ये एक्चुअली इस टॉपिक पे बात हो रहा है तो मैं बोलना चाहूँगा, कहीं मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, मतलब कोई किसी ने तो बोला था, एग्जैक्ट नाम नहीं होता, बट होता है एक आर्टिस्ट को ना एक साइड में ही लोग मतलब लेके सोचते हैं। एग्जैक्टली, सेकंड रूट पे ही सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि आर्ट इज प्लान बी ऑलवेज, व्हाई इज इट हैज टू बी प्लान बी, इट कैन बी प्लान ए टू। राइट, जैसे कि आप कोरियोग्राफी करते हैं, अगर किसी को आपने बताया तो चलो ठीक है वो करते हैं, उसके अलावा मेन काम क्या है भाई, अगर मैं फोटोग्राफर हूँ, फोटोग्राफी उसके अलावा क्या है भाई, यही मेन है। हाँ यही मेन है। एक आर्टिस्ट के लिए ना उसके लिए ही सब कुछ होता है, एक्चुअली में वो अपना लाइफ जैसे जीना चाहिए वो जी रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है जैसे एक्सप्लोर करना, एट द एंड में उसको वो नहीं रहेगा काश ये किया होता, ठीक है, मे बी हो सकता है we are earning less than you, yeah, obviously, but to be honest we are very happy than you. True that.
ट्रू दैट। एक्चुअली तो कोई भी आर्टिस्ट अगर किसी के पास फीड में ये वीडियो आ रहा है तो बी हैप्पी, डजंट मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग बट यू आर लिविंग योर लाइफ। या वी आर हैप्पी गाइस, Yes. जस्ट वी विश यू गाइस टू बी हैप्पी टू। Yes. बस हमारी ऐसा देख के ऐसा हाँ हाँ बेचारा आर्टिस्ट है, नो। यस क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि सब छोड़ देना चाहिए और फिर आपने मतलब खुद को कैसे मोटिवेट किया? क्योंकि सभी के लाइफ में मतलब ये चीज आती है ऑब्वियसली। ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ हमारी फील्ड में ही ऐसा है, बट ऑलवेज जब आप ना यूजुअल फोक से कुछ अलग रास्ता सिलेक्ट करते हो, लाइक मेरी फैमिली में कोई भी बंदा आर्टिस्ट नहीं है, सबको आता सब कुछ है, लाइक दे आर जेन्युइनली आर्टिस्ट इन साइड, बट उन्होंने कभी भी वो प्रोफेशनली वो टेक नहीं लिया। तो आई वॉज द वेरी फर्स्ट वन जिसने वो टेक लिया। मेरे बाद मेरे भाई ने सिनेमेटोग्राफी करी, वो अभी गोवा में है एंड ही इज डूइंग क्वाइट वेल। सो वो जो स्टेप मैंने लिया फर्स्ट स्टेप था मेरे लिए। तो बोलते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप इज एवरी टाइम टफ, द हार्डेस्ट वन। तो आई एम हैप्पी कि मैंने वो लिया और मेरे में वो गट्स थे लेने का। मतलब जब वो स्टेप लिया था फिर मैंने अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा उसमें मल्टीपल टाइम्स अपने आप को सेल्फ डाउट किया होगा, अपने आप को डबल डाउट किया होगा, कि डबल चेक करती हूँ मैं हमेशा कि जो भी मैं चल रही हूँ यार बराबर तो ना, व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहला स्टेप ले रही हूँ और वो पहला स्टेप अगर गलत हो गया तो मेरे को लाइफ टाइम सुनना ही पड़ेगा, अरे हमने तो मना किया था तुझे ये मत कर, तू ही गई थी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऑलवेज यही चीज़ थी जो मेरे को डीमोटिवेट भी करती थी और यही चीज़ थी जो मेरे को मोटिवेट भी करती थी। लाइक मेरे को ये डर भी था कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरे को लोगों के ताने सुनने हैं, और मैंने कोशिश यही की उन लोगों के तानों को मैं नेगेटिव ना बना के उनको अपना बूस्टर पैक बनाऊं कि वो ना मुझे सुनना पड़े तो मैं मेहनत और ज़्यादा करूं। तो इसके लिए मैंने अपने आप को मोटिवेट यही थॉट से रखा, जो मेरा फियर था वही मेरा पॉजिटिव ट्रैक भी था। मुझे वो डरना उस पॉइंट पे नहीं जाना है जहाँ पे लोग मेरे को सुनाए। तो मेरे पास ऑप्शन था सिवाय आगे चलने के और कोई है ही नहीं, तो फिर मैंने वही मोटिवेशन बना लिया। ओके, एज मैम सेड देयर वाज नो अदर ऑप्शन। यस, मतलब हमारे अब किसी भी फील्ड में हो ऐसा होता है कि एज फॉर एग्जांपल मैम कोरियोग्राफर हैं, अगर इन्होंने सेकेंड ऑप्शन रखा होता कि चलो इसमें फेल हुआ तो आई विल डू सेकेंड थिंग्स, अगर वो ऑप्शन ही होता, बिलीव मी अब किसी भी फील्ड में हो ना तो वो नहीं होता। एग्जैक्टली एक्चुअली कोई भी एक प्रॉपर फील्ड हो, आई थिंक पंकज त्रिपाठी एक्टर है, उन्होंने बोला था कि मतलब लगभग 20-25 ईयर्स उन्होंने भी स्ट्रगल किया है। हर आर्टिस्ट स्ट्रगल करता ही है। तो उनको भी सेल्फ डाउट हुए थे, ऐसे में सेल्फ डाउट होता है, पर उनके पास उन्होंने बोला था ना वो बहुत अच्छी चीज़, जैसे मैम ने पॉइंट आउट किया, देयर वॉज नो सेकेंड ऑप्शन। अगर फर्स्ट ऑप्शन मे बी दैट विल टेक टाइम, बट जब आपका टाइम आएगा ना तो बिलीव मी वो बेस्ट होगा। एग्जैक्टली उसमें होता है यही, जब आप प्लान बी रखते हो ना तो आपका फोकस ना उसको डेवलप करने में ज़्यादा रहता है रेदर देन द फर्स्ट वन। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, अरे ये नहीं हुआ तो मतलब आपने ऑलरेडी दिमाग में सोच लिया है कि वो नहीं होने वाला है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना प्लान बी पे वर्क ज़्यादा करता है। तो आपके पास अगर ऑप्शन रहेगा तो आप 100% अपना ऑप्शन ए में दे ही नहीं पाओगे, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फेल। तो हमें वो चीज़ करने ही नहीं देनी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ऐसा कर लिया ना आप हमेशा जीतोगे। भगवान आपको ना पूरी लाइफ टाइम में 10 साल ऐसे देता है जो सिर्फ आपके, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आपको वो 10 साल अपने ढूंढने हैं और उस 10 साल में बस अपना बेस्ट देना है। राइट। और आपका प्लान ए जो रहता है ना, एज फॉर एग्जांपल के लिए इफ यू आर डूइंग एनी जॉब 9 to 6, 9 to 7, 8 hours, 9 hours, बट अगर इफ यू आर डूइंग योर सेल्फ एनीथिंग, लाइक मैम इज कोरियोग्राफी कर रहे हैं, मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो 9 आवर्स के जॉब की जगह अगर हम 20 आवर्स भी करते हैं, 15 आवर्स भी करते हैं ना, तो वो हमें पता ही नहीं चलता। एक्चुअली वी एंजॉयड दैट थिंग। यस। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इफ यू आर डूइंग योर things that whatever you love, you like, you want to do.
वॉट एवर योर पैशन इज, इसमें यही मज़ा है एक्चुअली। जो आपको पसंद है अगर आप वो चीज़ काम करो फिर काम नहीं लगता है ना। आपको घर पे आके ये नहीं सोचना पड़ता है यार आज तो बॉस ने ये कर दिया, आज तो बॉस ने वो कर दिया, आज तो मेरे कलीग ने ये पॉलिटिक्स खेला, वो पॉलिटिक्स खेला। हम भी वो चीज़ फेस कर रहे हैं, बट हमें वो कभी भी एग्जॉस्टेड नहीं लगती है। हमें वो एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। हम उसको ये समझ के ना एकदम पीसफुली हम उसको आई थिंक टैकल कर सकते हैं, बिकॉज वी आर हैप्पी, बिकॉज वी व्हाट वी आर डूइंग इज वी लव। ऐसा तो आई थिंक वी आर ग्रेट, वी आर एट ग्रेट प्लेस। यस ओके, अभी के टाइम पे जैसे कि आजकल 15 सेकेंड्स रील्स, 20 सेकेंड्स रील्स वायरल हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि वायरल होना और टैलेंटेड होना दोनों अलग चीज़ें हैं? वायरल होना एंड टैलेंटेड होना क्योंकि अलग। टू बी ऑनेस्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वायरल हो जाते हैं बट एक्चुअली टैलेंटेड नहीं होते। एक्चुअली दे आर क्वाइट गुड एट कैमरा थिंग सी, राइट। तो टैलेंटेड होना एंड वायरल होना दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट पार्ट है। राइट, दैट्स व्हाट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ। आज के डांस ट्रेंड्स को देखकर क्या आपको लगता है कि डांस एक आर्ट फॉर्म से ज़्यादा कंटेंट बन गया है? यस डेफिनेटली, आई थिंक लोगों को ना बहुत इजी लगता है कि 15 सेकेंड का डांस, कुछ वायरल स्टेप्स या सेम चीज़ें जो ऑलरेडी सब लोग कर ही रहे, उस चीज़ को फॉलो करके दे जस्ट वांट टू गो वायरल। इससे क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, राइट? है वो फैक्ट है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड ट्रेंडिंग रील्स बनाकर आप अपना कंटेंट शो कर रहे हो, बट उसमें आपकी इंडिविजुअलिटी कुछ भी बाहर नहीं आती है। मतलब यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग इट। सी मतलब यही है टॉपिक में कि भाई आर्ट को यस बहुत ज़्यादा ऐसे शो पीस की तरह बना दिया है लोगों ने, कि उनको लगता है कि थोड़ा सा वायरल मूव कर देने से मुझे सब सारा आर्ट आता है। एक्चुअली उनको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही होगी तो सिर्फ आर्ट ही नहीं है, सिर्फ टैलेंट ही आपको काम नहीं लगता है वहाँ पे, क्योंकि जब आप 1000 ऑफ लोगों के साथ काम करते हो ना, तब आपको एक आपका कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है। आप में वो पेशेंस होना चाहिए, आपको वो काम करने के तरीके, एथिक्स, मेनली एथिक्स आने चाहिए, है ना। अभी मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ ये चीज़ कि अभी जैसे शोज़ के अप्रोचेस भी बदलने लगे हैं कि वायरल लोगों को लेते हैं, है ना। राइट। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग देयर कि वो वायरल होने के चक्कर में या टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में वो इन लोगों को तो लेते हैं, बट एट द बैक ऑफ द स्टेज क्या होता है, जब कोई कोरियोग्राफर उनको अप्रोच करता है कि यू आर डूइंग दिस स्टेप या तुम्हें इस स्टेप को इस तरीके से करना, जब वो उनको सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो दे आर नॉट ओपन टू लर्न। वो उनको ऐसा लगता है कि आई एम दिस मच फेमस, तो मैं आपसे क्यों सीखूं। राइट। अगर माधुरी दीक्षित ने अपने सरोज खान जी को ये बोला होता तो वो माधुरी दीक्षित नहीं होती, है ना, क्योंकि सरोज खान का ट्रेनिंग माधुरी दीक्षित को माधुरी दीक्षित बनाया है। तो ये बैक स्टेज में ये चीजें अभी चल रही है। शोज आधे छोड़ के चले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारी वजह से थोड़ी हमारा चल रहा है शो, मतलब हमारी वजह से तुम्हारा शो चल रहा है। तो दिस इज़ वेरी बैड अप्रोच। कभी भी आप अगर इतने वायरल हो या आपने जिस चीज़ को शो पीस बना के, मतलब आपने एक, चलो डांस पार्टी ले लेते हैं कि डांस को आपने शो पीस बनाया, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। नाउ यू आर सो अनग्रेटफुल ऑफ दैट अपॉर्चुनिटीज़ कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि जिसको आप अनग्रेटफुल कह रहे हो या समझ रहे हो, वही चीज़ ऐसी है जिसने आपको वो अपॉर्चुनिटीज दी है। राइट। तो आई थिंक वो बहुत शोपीस जैसा बन गया है, मुझे लग रहा है। एंड ये ना फ्यूचर में भी ये फील्ड इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। मतलब लोगों के पास टैलेंट तो होगा, बट वो टैलेंट को हैंडल करने की पेशेंस नहीं होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तब जब जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या जो भी बड़े लोग हैं जो पावर में हैं, अच्छे पावर में, वो लोग ऐसे लोगों को सर्च आउट करने की कोशिश करेंगे जो टैलेंटेड नहीं, टैलेंटेड के साथ साथ जो वो टैलेंट को
नेविगेट करने के लिए ओके है, वो काम को जो इजी बनाए, है ना। कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं चाहेगा कि ऑन सेट उसको चिल्लाना पड़ रहा है, बहन आजा डांस कर ले थोड़ा सा, है ना। वहाँ पे बैठ के बहन कॉफी पी रही है, टाइम पास कर रही है, क्योंकि सेट का भी रेंट लगता है, एक एक दिन का रेंट उनका करोड़ों का होता है। वहां पे जाके वो टैलेंटेड बंदी या सो कॉल्ड बंदी जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स है, वहां पे बैठ के वो टाइम वेस्ट कर रही है कास्टिंग डायरेक्टर का। वेरी वेल एक्सप्लेन। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं अभी, मतलब हो ही रहे हैं, ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं। जैसे कि मुझे खतरों के खिलाड़ी देखना पसंद है, तो एक एपिसोड था उसमें एक बंदा था, एक्चुअली नाम एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, तो वहाँ पर था जब डायरेक्टर वहाँ के लोग उसको गाइड करते थे, ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे, यू डोंट नो मी, आई हैव अ बिग फॉलोअर्स, आई हैव दिस दैट्स ऑल थिंग। भाई सामने रोहित शेट्टी है वो तेरे फॉलोअर्स ऑनलाइन होंगे और किसी भी कोने से होंगे कि तेरे को कोई बचाने नहीं आने वाला है उस चीज में। सामने कौन है वो तो देखो भाई, मतलब बोल रहे हो अभी ऐसे बहुत सारे शो आ रहे हैं जहाँ पर अभी आई थिंक कोई तो शो है, मैं देखता नहीं मोस्टली ये चीज़ें, बट क्लिप्स आते हैं ना तो देख लेता हूँ। अभी कोई एक तो शो है उसमें कंगना रनौत गई थी, तो ऐसे अभी के टाइम पे ये भी एक फैक्ट है, बहुत सारे जो ट्रेंडी मतलब वायरल होते हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हमें दिखते हैं अचानक से, तो वो फेक फॉलोअर्स भी परचेज करने का रहता है कुछ, एग्जैक्ट नहीं पता बट ऐसा होता है। तो कंगना रनौत मतलब वो चीज़ बोले कि फॉलोअर्स तुम्हारे इंस्टाग्राम पे ही दिख रहे हैं, अभी रियल में जो दिखना चाहिए नहीं दिख रहे हैं। एग्जैक्टली, और वो एक्चुअल आपके फॉलोअर्स है। मैं ऐसा मानती हूँ, फॉलोअर्स से ज़्यादा फैन कितने हैं ये देखो। फॉलोअर्स तो आपके दुनिया के कोई भी कोने से हो सकते हैं, या चलो आपने खरीदे नहीं भी है, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है, तो कोई भी कंट्री से है। जब अभी शाहरुख खान के घर के बाहर इतनी भीड़ लग जाती है, दैट इज ट्रू फैन फॉलोइंग। वो फैन है, फॉलोअर्स नहीं है, वो फैन है। मतलब वो शाहरुख खान की हर पॉजिटिव नेगेटिव अप्स डाउन में दे आर देयर, बट फॉलोअर्स कहाँ दिखते हैं? वो तो चलो तुम्हें सोशल मीडिया पे जानते हैं, पर जब तुम क्या सिटीज में ऐसे बाहर निकलते हो तो ऐसा कोई बंदा है जो आपके पास आके आपके साथ 2 मिनट बात करना चाहेगा, या आपको आप जो भी काम कर रहे हो वो अप्रिशिएट करना चाहेगा। सो दैट इज ट्रू फैन फॉलोइंग। फॉलोअर्स इज जस्ट अ नंबर। वो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, बट वो आई थिंक सस्टेन नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्टली लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं ना। एक होता है कि फेमस होना, और वो एक अपना फेम को बचाए रखना लॉन्ग टाइम के लिए, वो बहुत अलग चीज़ है। लोग आते हैं जाते हैं, और आर्टिस्ट इंडस्ट्री में तो ये बहुत है, मैंने बहुत देखा है। मतलब 1-2 साल में तो कुछ डांसर्स या आर्टिस्ट फेमस होते हैं, उसके तीसरे साल तो वो दिखते भी नहीं है। कहाँ गए, किधर गए, नोबडी नोज, नॉट इवन देयर फॉलोअर्स नोज। और कोई पूछता भी नहीं है कि भाई किधर है, किधर गए आप, क्यों नहीं आ रहे आपके वीडियोस, है ना। कोई उनको पूछने भी नहीं जा रहे। सो दिस आर द थिंग्स लोगों को और डीप डाउन जाके सोचना चाहिए, एंड लोगों को ना अपना वाई क्लियर होना चाहिए। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, इनफैक्ट कोई भी फील्ड में आप कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो ये आपका क्लियर होना ज़रूरी है। अगर ये आपका क्लियर है तो आप एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, एक सीधे रास्ते पे चल रहे हो। भटकना भी ठीक है, अगर आप बीच में भटक भी जाते हो तो इट इज़ ओके, वो आपका चॉइसेस है। लाइफ इज बेस्ड ऑन डिफरेंट चॉइसेस। कभी आप एक चीज़ें करके बोर हो जाते हो तो दूसरी चीज़ ट्राई करनी, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बट एट द एंड आपको कभी ना कभी तो स्टेबिलिटी फाइंड करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो आप कभी भी बैक टू द रूट आ सकते हो। द एंड ऑफ दिस टॉपिक, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप जिस भी पॉइंट पर हो, ठीक है, आपके पास जो भी है, अगर आपको किसी से जज ही करना है ना, तो आपसे जो नीचे है ना उसके साथ कंपेयर करो। टू बी ऑनेस्ट, आप हमेशा हैप्पी रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे। यस। अगर कल से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया बंद हो जाए तो आपके हिसाब से कितने डांसर्स वाकई डांसर्स रहेंगे? वाव, ये क्वेश्चन जो है, आई मीन ठीक है, फनी तो है थोड़ा सा, बट रियलिटी चेक भी देता है। यस, रियलिटी चेक है। अब यही क्वेश्चन पता है मेरे को आंसर भी नहीं देना पड़ेगा, बट जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं ना,
वो क्वेश्चन खुद करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि हाउ मैनी डांसर्स आर देयर आर गोइंग टू बी। राइट। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ओनली 30% ऑफ दैम टोटल। अभी जितने लोग अपने आप को डांसर बोल रहे हैं ना, हर घर में एक डांसर है। उसमें आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 30% ऑफ डांसर एक्चुअल डांसर है। अब राइट। उनकी जो रेशियो है ना बहुत था। पहले जो डांसर थे ना वो बहुत प्योर थे, दे वर वेरी टैलेंटेड, स्किल्ड। यस। उनके पास एक ही चीज़ नहीं था, एक्सपोजर। अभी जब एक्सपोजर मिल रहा है तो देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर जस्ट एक्नॉलेजिंग देयर सेल्फ एज डांसर, बट वो एक्चुअल डांसर नहीं है। डांसर होना ना अपने आप में बहुत डिवोशनल आई थिंक है, बट अभी जो लोग फॉलो कर रहे हैं विच इज़ प्योरली ट्रेंड ओनली, सिर्फ बेयर मिनिमम करके आप अपने आप को डांसर नहीं बोल सकते। पर इसमें ना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इस सिस्टम को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, बट यू नो देर आर नथिंग। आई मीन किसी भी हमारे जो सीनियर है, किसी भी लोग ने, हमारे सीनियर ने वो सिस्टम ही डेवलप नहीं किया है डांसरों में खास। आप अगर देखोगे ना सिंगिंग, तो देर आर प्रॉपर थिंग्स, देर आर प्रॉपर कोर्सेस। अगर आप वो पढ़े हुए हो तो आप सिंगर हो, रेदर देन आप यू डोंट काउंट योर सेल्फ एज सिंगर जस्ट आप अगर अच्छा गा रहे हो। आपको नॉलेज होना चाहिए थियोरिटिकली, यस, स्टेप बाय स्टेप, थियोरिटिकली एंड प्रोफेशनली और फिजिकली। मतलब जो भी आप प्रैक्टिस करते हो अपने रियाज के बेस पे आपको सिंगर कहा जाता है। ऐसा डांसिंग में कुछ है ही नहीं। मतलब कौन एक्चुअल डांसर हो सकता है? आप अगर ऐसा किसी को पूछोगे तो किसी के पास आंसर नहीं है उसका कि भाई ये बंदा जो ये चीज कर रहा है वही प्रॉपर डांसर है। लोग मतलब सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, कोई एक पेज पे तो है ही नहीं। तो बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ दैट सिस्टम आई थिंक डांस की फील्ड ना बहुत ही, मैं बोलूँगी कि कंफ्यूजिंग हो गई है। कि किसको डांसर कहे और किसको ना कहे, ऐसा कोई डेफिनेशन है ही नहीं। राइट। फ्री स्टाइल या कोरियोग्राफी? कोरियोग्राफी। ओके। रील्स या स्टेज परफॉर्मेंस? स्टेज परफॉर्मेंस। आई लव लाइट्स। बॉलीवुड या हिप हॉप? डांस। आई वुड से डांस। वो डांस है। उसको मैं कोई भी डांस स्टाइल में पार्ट करना पसंद नहीं करती हूँ। हालांकि देर आर सो मेनी डांस फॉर्म्स जो लोगों ने सेग्रीगेट कर रखे हैं, बट एट द एंड मुझे डांस करना पसंद है। वो कोई भी हो, कुछ भी मेरे को सिखाओ, मैं सीख सकती हूँ। वेरी वर्सेटाइल। नाइस। वन डांसर यू एडमायर द मोस्ट राइट नाउ? यस। राइट नाउ शी इज़ एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट, फैदान। वो भी एक डांस स्टूडियो ओन करती है एंड शी इज़ रियली गुड एट ट्रेनिंग पार्ट। तो उसका जो बच्चों को सिखाने का प्रोसेस है ना, जो सिखाने का तरीका है, दैट इज़ क्वाइट वेल। तो उसकी वजह से शी इंस्पायर्स मी राइट नाउ। वन वर्ड दैट डिफाइंस डांस? सरेंडर। सरेंडर योरसेल्फ। ओके। मेरे लिए डिवोशन है डांस। पूजा बोल सकते हो। मोहिनी का डांस इजी नहीं है ब्रो। आर्ट है आर्ट। नाइस। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट। क्या डांस सिर्फ एक आर्ट फॉर्म है या ये किसी की ज़िंदगी भी बदल सकती है, और कैसे? या डेफिनेटली अगर आप डांस को चांस दोगे तो ये आपकी ज़िंदगी 110% बदल सकता है, वेदर इट इज़ करियर वाइज और पर्सनालिटी वाइज। लाइक मेरे लिए वो पर्सनालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा डांस ने मुझे हेल्प की है, एज इफ फॉर हाउ टू बी माई सेल्फ। वो चीज़ मुझे डांस ने दी है और मैंने ये डांस को अलाउ किया है कि मैं वहाँ से वो चीज़ सीख सकूँ। तो आई थिंक अगर आप डांस को चांस दोगे तो ऑब्वियसली डांस भी आपको चांस देगा। राइट। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर बी हियर। थैंक यू सो मच। ओके, आई होप जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे उन्हें मतलब कोरियोग्राफी, डांस से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
एंड इन द लास्ट मतलब जो मुझे जानते हैं इन सूरत लोकल जो ये वीडियो देखेंगे, कुछ लोग मुझे एज अ सागर सर जानते होंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाए हैं 4-5 ईयर्स। कुछ सागर बेप्सन करके जानते होंगे, कुछ सागर फोटोग्राफर, जो भी जानते हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स या जो भी ये देख रहे हैं उनके फैमिली मेम्बर में किसी को डांस अगर सीखना है तो मैम का 2 स्टूडियो है जो लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो एटलीस्ट अगर आपके माइंड में ज़रा भी मतलब चल रहा हो कि एक डांस स्टूडियो, यू आर लुकिंग फॉर अ डांस स्टूडियो फॉर योर चाइल्ड या फॉर एनीवन, द बेस्ट डांस स्टूडियो इन सूरत। यस, इन सूरत, स्पेशली इन अड़ाजन। सो यू आर लकी अगर आप स्पेशल अड़ाजन में हो। इनफैक्ट सूरत में कहीं से भी अगर अड़ाजन में हो आप, इफ़ यू आर लुकिंग, सो वंस यू कैन रीच आउट टू विदी मैम एट एनी स्टूडियो विच नियरेस्ट ऑफ योर होम। सो लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। वंस अगेन इन द लास्ट, थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much for having me, Sagar. Thank you, Thank you ma'am. so much.